तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे मैं बात करूँगा उस शख्स की जिसके साथ पूना की येरवाड़ा जेल में झगड़े होने के बाद मनिया सुरवे को ट्रांसफ़र करके रत्नागिरी जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद मनिया सुरवे की लाइफ में जो एक बदलाव आता है, वो कैसे इतना बड़ा नाम बनता है बाहर निकल के, और अंत में पहला जो पुलिस एनकाउंटर होता है वो मनिया सुरवे के नाम पे लिख दिया जाता है। वो शख्स और कोई नहीं, उसका नाम था सुहास भाटकर उर्फ पोतिया भाई। उसको पोतिया उसका निकनेम पड़ा हुआ था अपने इलाके में। इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ कि वो ज़माना था कैसा। ये अंडरवर्ल्ड के जो गैंग वार शुरू हुई, ये उसके पहले का ज़माना है। आप समझ लीजिए कि 70 से लेके 80 तक, 1971 से लेके 1980 तक का ज़माना। वो वक्त था जब मुंबई के हर हिस्से में, हर मोहल्ले में, हर गली में एक दादा हुआ करता था जिसको गली का दादा कहते थे। और कुछ गली के दादों को मिला के एक उनका थोड़ा सा इलाके का भाई बन जाता था। उस समय पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी बस्तियों में, इलाकों में भाई लोग हुआ करते थे, जैसे साइन कोलीवाड़ा में टिल्लू उस्ताद, एंटोपिल में खाजा भाई, उसके थोड़ा आगे झोपड़पट्टी में रमेश्वरम। इसी तरह से हर इलाके में छोटे छोटे दादे जो बाद में अपने आप पे अपने तरीके से, अपनी करामातों से, हथियारों के इस्तेमाल से, लड़ाई झगड़ों से अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे। और ये वही टाइम था जब तिलक नगर में बड़ा राजन, छोटा राजन, दिलीप बुआ, माया डोलस अपने अपने इलाके में सब लोग वो एक जगह बनाने में लगे हुए थे जिसको बाद में अंडरवर्ल्ड कहा गया। इनमें से कुछ लोग जो थे उनका काम पैसा कमाने के लिए डकैती करना, चोरी करना और हफ्ता वसूली करना, ये मेन थे। कुछ लोग सिर्फ हफ्ता वसूली करते थे और बाकी के ज़्यादा लोग चोरी चकारी और डकैती करते थे। इन डकैती के गैंग में देखिए बाद में जिन लोगों ने इतना इतना नाम कमाया, वो सब पहले डकैतियाँ किया करते थे, जिनमें जो छोटा राजन का बड़ा नाम रहा है DK राव। उस आदमी ने जो मिल्क बूथ के जो कैश वैन आती थी, जो घरों में मिल्क सप्लाई किया जाता था सरकारी, उन कैश वैन को लूटना, या जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां हुआ करती थी उस ज़माने में, 7 अप, थम्स अप या ड्यूक्स का सोडा वाटर, उसे कैंपा कोला हुआ करता था। तो उस किस्म की कंपनीज के ट्रक्स को कैश जो आदमी साथ में बैठा होता था डिलीवरी के साथ, उसको लूटना, या बड़ी कंपनियों के कैशियर्स को लूटना जो अपनी का पैसा जो कंपनी का है उसको बैंक में जमा करवाने या निकालने जाते थे। तो इस तरीके का कैश को लूटने का बहुत बड़ा ज़रिया था ये उस समय के अंडरवर्ल्ड के लोगों का पैसा कमाने के लिए। और दूसरा ज़रिया था उनका, जो उस मैंने बताया आपको बहुत सारे एपिसोड में, कि जुए के अड्डे, दारू के अड्डे और इस किस्म से बियर बार, डांस बार, सोशल क्लब ये चलते थे, उनसे रेगुलर हफ्ता वसूलना। तो उसके लिए अपने एरियाज़ के सब जो 2 नंबर के धंधे थे उनसे पैसा वसूल करते थे, जो नहीं देता था उससे मारपीट करते थे। और मारपीट का साधन क्या होता था? तलवार, छुरा। उसमें 18 इंची एक रामपुरी नाइफ आता था, 18 इंच का, उसको 18 इंची बोलते थे, वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। फिर बटन वाले चाकू आगे दबाओ तो अपने आप खुल जाता था। साथ में कोयता, जो आपने साउथ इंडिया में देखा होगा, एक छोटा सा टेढ़ा हथियार होता है, दांत जैसा। और उसी तरह खुखरी, जो नेपाली लोग, गोरखा, शेरपा अपने पास रखते हैं, वो खुखरी का ज़माना आया। जो पोतिया भाई था ये उस समय अपने टाइम पे खुखरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करता था। तो
उसी दौर में आपने देखा, 2-3 एपिसोड हमने बनाए, बाहर भी आपने सुना पड़ा होगा, मनिया सुरभि भी इसी किस्म की डकैती का काम करता था। बैंकों की कैश वैन लूटना, बड़े लोगों के घर में जाके, जैसे वो ट्रांसफ़र ऑपरेटर की मैंने बात की थी आपको, मस्त कर की, दादर वाले की, उसके घर में जाके आधी रात को पैसा लूट के लेके आना। इसी तरह सोने जवाहरात के जो छोटे छोटे दुकानदार हुआ करते थे, उनसे उनको लूटना। तो ये एक तरीका था इनका सब, क्योंकि उस ज़माने में कंट्रैक्ट किलिंग नहीं था, बहुत बड़े लेवल पे किडनैपिंग का और उससे पैसा वसूल करना वो मुंबई में रिवाज नहीं था। तो बहुत लिमिटेड फील था एक एक्टिविटी का, उसमें से ये सब लड़के लोग बड़े हुए। नागपाड़ा एरिया में ज़्यादा वो लोग स्मगलिंग का माल लूट लिया करते थे एक दूसरे का, उससे पैसा कमाते थे। तो धंधा शुरुआती दौर में सब लूट मार और चोरी चकारी से शुरू हुआ। वही काम मनिया सुरभि करता था, वही काम सुहास भाटकर उर्फ पोतिया भाई करता था, लेकिन एरिया अलग अलग था। एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते थे लूट मार करने के लिए, अगर जाते भी थे तो किसी कमज़ोर भाई के इलाके में जाके लूट मार कर लेते थे। मनिया सुरभि और पोतिया का एक काम कॉमन था, पेट्रोल पंप लूटना। ये लोग मुंबई से गाड़ी लेके निकलते थे 4-5 जन हथियार लेके, और पहले से एक निगाह रखते थे कि कौन से हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप पे सेल ज़्यादा होती है, किसकी कैश कलेक्शन ज़्यादा होती है, और हफ्ते के किस दिन वो कैश उस जगह पे ज़्यादा मिलता है। तो कोई इतनी हाईवे पे पेट्रोलिंग होती नहीं थी, ट्रैफिक भी इतना नहीं होता था, गाड़ियाँ कम होती थी, प्राइवेट व्हीकल कम थे, चलते थे ट्रक, बसेस, कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा होते थे। तो उनके ऊपर निगाह रख के पेट्रोल पंप पे आते जाते ये उसको वॉच रखते थे, या लोकल किसी सोर्स से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे। सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी हुआ करती थी कि जिस पेट्रोल पंप को अटैक करना है, पहले उसका नज़दीक से किसी पॉइंट से जो लैंडलाइन टेलीफोन की तार हुआ करती थी उसको काट देते थे कि पेट्रोल पंप वाला कोई पुलिस को 100 नंबर पे डायल करके जो लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर मिला के डकैती की खबर ना दे सके। और उस समय पेट्रोल पंप पे कोई ज़्यादा मुलाजिम भी नहीं हुआ करते थे, 3-4 गिनती के लोग होते थे, और उनको 4 लोगों का हथियारों के साथ जाना और पंप से पूरा पैसा लूट के चले जाना, ये एक आम वारदात हुआ करती थी। तो पोतिया और उसके जो साथी थे वो बॉम्बे नासिक रोड के जो पंप थे उनमें डकैतियाँ मारते थे, और मनिया सुरभि का गैंग जो था वो मुंबई पुणे हाईवे पे पंप्स को लूटा करते थे। और इसी तरह जो रास्ते में जो मुंबई की सिटी लिमिट के बाहर गोडाउन्स बहुत बड़े होते थे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, क्योंकि मुंबई सिटी में जो सेल टैक्स लगता था उसका रेट ज़्यादा होता था और बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें कम था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने स्टोर रूम या गोडाउन या डिपो वो मुंबई के बाहर रखते थे और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, और वहाँ भी होलसेल में जो लोग सामान खरीद के लेके जाते थे अच्छा खासा पैसा कैश वहाँ भी पाया जाता था। तो ये इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन हुआ करता था, और इसी तरीके से वो अपना पैसा कमा के अपना गैंग को चलाते थे। आप देखिए कि जहाँ कहीं उनको हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ हथियार इस्तेमाल करते थे, गुरेज नहीं करते थे। लेकिन जान से मारने की बात बहुत कम होती थी, कभी गलती से कोई मर गया तो और बात है, लेकिन मर्डर केस अपने गले पे कोई बदमाश उस ज़माने में नहीं डालता था। फिज़िकली सब स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि दादागिरी उस ज़माने में फिज़िकल पावर की थी। एजाइल बहुत हुआ करते थे, लोगों से बच के, भीड़ से बच के भागना कैसे है, पुलिस की रेड पड़ी तो भागना कैसे है, वो सब तैयारियां पहले से करके रखते थे। और हमेशा इनकी कोशिश होती थी कि ऐसी जगह पे स्ट्राइक करो जहां पुलिस की आवाजाही बहुत कम हो और पुलिस समय से ना पहुंच सके। तो ये गैंग चलाने का उस ज़माने में तरीका हुआ करता था, और अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन था उसको रेगुलर हफ्ता इनका ज़रूर जाता था, बाहर के पुलिस वालों को नहीं देते थे।
तो इस तरीके से इनका ये चाल चलन चलता रहा। उन्हीं दिनों में जो पोटिया था, सुहास, भाटकर, पोटिया, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन था पूरा माहिम से लेके शिवाजी पार्क, दादर की हद। उसमें रेलवे ट्रैक्स एक तरफ और समुद्र दूसरी तरफ, और जो बांद्रा ब्रिज है वहाँ से लेके पूरी LJ रोड और लेडी जमशेदजी टाटा रोड और जो कैरल रोड है जो समुद्र के साथ साथ चलती है, शिवाजी पार्क तक जाती है दादर इलाके में, वो पूरा एरिया माहिम का एक तरह से पूरे का पूरा सुहास भाटकर के कंट्रोल में था। उसमें बहुत सारी बीयर बार थी, बहुत सारे जुए के अड्डे थे, मटका के अड्डे थे, तो उनमें सबसे रेगुलर हफ्ता वसूल करना इनका काम था। और वो रहने वाला भी उसी इलाके का था। उसी इलाके में माहिम के साथ माटुंगा एरिया पड़ता है, उसके पास बादल, बिजली, बरखा, कोई 3 थिएटर हैं, उनके पास एक महल्ले में रहने वाला था सुहास पोतिया। तो वहीं पे उसका ग्रुप लोगों का, मोरे उसका एक खास आदमी हुआ करता था, एक जया करके लड़का था। ये 3-4 उसके खास लोगों के साथ अपना एक टैक्सी किराए पे लेते थे। अपनी गाड़ियाँ कम होती थी, टैक्सी किराए पे ले लेना, यहाँ चोरी की टैक्सी, किसी दूसरे इलाके से टैक्सी चोरी कर लेनी और उसको अपना वारदात में अंजाम दे के उसको किसी डेजर्टेड प्लेस पे खड़ी करके अबैंडन करके चले जाना। तो उसमें इसका जो ज़्यादा वास्ता पड़ता था वो होटल ओनर, जुए के अड्डे और शराब के अड्डों पे, और उसी चक्कर में इनकी बहुत बार लड़ाई होती थी मनिया सुरवे की और पोतिया की। तो कहीं ना कहीं इनका एरिया जो था वो साथ में मिलता था। दादर एरिया पूरा मनिया सुरवे के कब्ज़े में था। तो उस इलाके, दादर बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कुछ इलाका माटुंगा के साथ लगता था तो दादर में मिल जाता था। तो कबूतर खाना जो है, जो वो बादल, बिजली, बरखा से नज़दीक है एकदम, तो वो कहीं ना कहीं हद क्रॉस हो जाती थी। मनिया के लोग कभी उस एरिया में गए तो इनकी आपस में मारामारी हो जाती थी। सुरवे के अपने भाटकर के लोग कभी मनिया के एरिया में आ गए तो इनकी यहाँ पे मारामारी हो जाती थी। उसके साथ साथ मनिया ने उस इलाके को स्कर्ट करके साथ से गुज़र के जाके आगे परेल का इलाका था, लाल बाग परेल, वहाँ तक भी जाके दखल देना शुरू कर दिया था। इतना उसका टेरर, दहशत। और वो आपको जैसे मैंने बताया, खोखरी और तलवारें, चाकू, हर आदमी के पास पूरी इन चीज़ों से आम रहते थे। चाकू मारते थे लेकिन इस तरीके से कि आदमी मरे नहीं। अब देखिए ये सब किस्से करते करते भाटकर पोतिया पकड़ा कैसे जाता है। तब तक 1980 तक वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आया, या पुलिस की मिली भगत कहो या उसकी अच्छी किस्मत कहो कि कभी पकड़ा नहीं गया। आपने बहुत किस्सों में मैंने आपको इंस्पेक्टर उस मामले में जो क्राइम ब्रांच के थे इसहाक बागवान का जिक्र किया है। बहुत बढ़िया पुलिस ऑफिसर थे, बाद में ACP रिटायर हुए। वो एक बार अचानक सिटी साइड से क्राइम ब्रांच की तरफ से या पता नहीं उल्लासनगर से कहीं से आ रहे थे किसी को लेके, किसी आरोपी को, कोई सोने का, नकली सोने के बिस्कुट बेचने का कुछ गिरोह पकड़ा था उन्होंने। और उस गिरोह से एक कोई डाई जो बिस्कुट बनाने के काम आती थी नकली सोने के, वो डाई को आइडेंटिफाई करने के लिए आरोपी किसी को लेके जीप में आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने शिवाजी पार्क क्रॉस किया और माहिम के एरिया में एंटर की उनकी जीप, उनके साथ 3 हवलदार थे, साथ में 2 आरोपी थे जो जीप में पीछे बैठे थे। तो उस ज़माने में महिंद्रा जीप वगैरह हुआ करती थी, दिल्ली जीप वगैरह। तो उस जीप में आ रहे, जो पुरानी फिल्म में आपने कभी जो जीप देखी होनी है, उसी किस्म की जीप लेके खुद चला रहे थे। बागवान साहब खुद गाड़ी चला रहे थे, साग बागवान, और साथ में इनका हवलदार बैठा, 2 हवलदार पीछे इनके साथ जो आरोपी के साथ थे, जिसको शायद हथकड़ी लगाई होगी। तो अचानक जैसे आ रहे LG जो कैरल रोड है वो थोड़ी छोटे साइज़ की रोड है, 2 गाड़ियाँ ही तकरीबन एक दूसरी को क्रॉस कर सकती हैं।
यहाँ एक तीसरी गाड़ी थोड़ी सी मुश्किल से क्रॉस कर सकती है, और तकरीबन 24 घंटे में से 18 घंटे वहाँ पे जाम ही लगा रहता है, ट्रैफिक जैम। जैसे ही ये वहाँ से दादर से माहिम एंटर किए तो लेफ़्ट साइड में वहाँ पे सनराइज़ बार हुआ करती थी, शायद आज भी होगी। तो जहाँ जैसे उसके नज़दीक पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी के आगे सामने से एक टैक्सी आके रुकती है बड़ी स्पीड से। तो ये भी सतर्क होके, अलर्ट होके अपनी गाड़ी रोक लेते हैं कि वो आगे निकलने की जगह नहीं है। और जो वो टैक्सी में जो लोग थे उनको उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि उनके बिल्कुल सामने गाड़ी के पुलिस की जीप खड़ी है। वो टैक्सी से निकले, सनराइज़ बार के अंदर गए और उसके अंदर से वो बॉटल्स जो सोडा वाटर की बॉटल्स ले जाते थे, उसको हिला के जब फेंका जाता था तो वो हैंड ग्रेनेड की तरह जाके फटा करती थी। या जो फ्यूज़ ट्यूबलाइट होती थी वो लेके जाते थे, उससे आदमी को चोट ज़्यादा लगती थी लेकिन मरता नहीं था आदमी। तो अंदर से जब बॉटल्स टूटने की आवाज़ आने लगी, उसके बाद एक जो मैनेजर था होटल का, उसको मारते पीटते, खून उसका बह रहा था, उसको बाहर लेके आके उसकी बहुत ज़्यादा उसको मार रहे थे। तो इसहाक बागवान का तो एरिया नहीं था, एरिया तो माहिम पुलिस स्टेशन का था, लेकिन इनसे वो आदमी को पीटा जाना देखा नहीं गया। तो ये अपना एक हवलदार लेके बाहर निकले और जैसे ही इन्होंने अपनी जो गाड़ी थी, जो जीप, पहले तो वो जो 2-3 आदमी बदमाश खड़े थे तलवार और कोयते वगैरह लेके, उनको उनके ऊपर टक्कर मारी उनको, ताकि उनके हथियार वगैरह गिर जाएं। वो जैसे ही उनको टक्कर मारी देखा तो पुलिस की जीप, आरोपी भागने लगे अपने हथियार लेके, उस मैनेजर को छोड़ दिया। तो बागवान और उनका हवलदार ये उनके पीछे भागे, थोड़ा दूर जाके उनको पकड़ा, उनके हथियार नीचे गिरवाए, अनआर्म किया और उनको पकड़ के ला के पुलिस अपनी जीप के पास ला के बैठाया। वायरलेस मैन जो वायरलेस थी जो जीप के अंदर, कंट्रोल रूम के थ्रू माहिम पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया गया। वहाँ भी एक पुलिस टीम आई और इन सबको जैसे ही आके उन्होंने, माहिम के पुलिस वालों ने जब देखा तो आते ही पहले इंस्पेक्टर के मुंह से आवाज़ निकली, अरे पोतिया तू यहाँ कैसे? तो भगवान साहब का कहना है कि उन्होंने देखा कि इसको पुलिस वाले जानते हैं। तो इन्होंने पूछा उसको, पुलिस को, कि कौन है ये पोतिया? बोलते इसको तो हम कब कितने सालों से ढूंढ रहे हैं, ये तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है हमारे एरिया का और बहुत डेंजरस है, बहुत हथियारबाजी करता है, ये आपने कैसे पकड़ दिया? तो बागवान साहब ने बोला, मुझे क्या मालूम था, मैं तो आदमियों को बचाने गया था जिसको मार रहे थे, तो बस पकड़ लिया। तो ये उत्तर दिया, एक्सीडेंटली इतना बड़ा क्रिमिनल, नामचीन क्रिमिनल, डेंजरस आदमी जो हथियार चलाने से कोई परहेज़ नहीं करता था, उसको एक अनआर्म्ड पुलिस वाले ने हिम्मत करके, दिलेरी करके उसको पकड़ा। और उस पकड़ने के बाद उसको जब उसको सज़ा होती है उस केस में, वो येरबड़ा जेल पूना में जाता है। वहाँ से आपने पूरी कहानी जो है वो मनिया सुरवे की, उस किस्से में पूरी डिटेल सुनी। जब एक मर्डर केस में मनिया सुरवे और 2 लोगों को और उम्र कैद की सज़ा होती है, उनको भी उसी समय येरवाड़ा जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ जेल के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पुराने दुश्मन भाटकर भाऊ और मनिया सुरवे। रोज़ रोज़ इनकी जेल में लड़ाई, और जेल वाले इतने तंग आ गए कि उन्होंने कोर्ट की परमिशन लेके अपने सीनियर से बात करके मनिया सुरवे की ट्रांसफ़र रत्नागिरी जेल में कर दी। रत्नागिरी से उसने भूख हड़ताल की, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और हॉस्पिटल से भाग गया। भाग के वापस अपने इलाके में आता है और अल्टीमेटली साबिर के मर्डर केस में शामिल होता है पठान गांव के साथ मिलके, और अगले साल 1982 की 11 जनवरी को मनिया सुरवे का एनकाउंटर हो जाता है। ये पूरा समय भाटकर दादा, भाटकर बहू, पोतिया बहू, ये येरवड़ा जेल में रहता है। वहाँ से उसकी काफ़ी देर के बाद जब सज़ा ख़त्म होके आता है वापस, तो कहते हैं कि टीबी होने से, ट्यूबरकुलोसिस होने से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसके बच्चे और उसकी फैमिली
भाई उसका एक है, शायद वो सब लोग अभी भी माहिम के उसी इलाके में रहते हैं। तो ये कहानी थी पोतिया बाई की, जिसकी वजह से मनिया सुरवे इतना उसका जो एक लाइफ में, ज़िंदगी में जो एक नया मोड़ आया, वो ये पोतिया बाई की वजह से आया था। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।